दोस्तों, समुद्र हमारी दुनिया का सबसे बड़ा राज है, लेकिन आजकल एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। समुद्र की वो क्रिएचर जो सिर्फ गहरे पानी में रहती थी, अब समुद्र की सतह पर नजर आ रही है। क्या ये किसी तब्दीली का सिग्नल है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आज हम जानेंगे कि ये सी क्रिएचर्स अचानक समुद्र की गहराइयों से ऊपर की तरफ क्यों आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया का सिर्फ 5% समुद्र ही एक्सप्लोर किया गया है। बाकी 95% में ऐसी मखलूकात छुपी हो सकती है जो इंसानी आंख ने कभी नहीं देखी। लेकिन जब ये मखलूकात गहरे समुद्र से ऊपर की तरफ आती हैं, तो लोगों का कहना है कि बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक वाकयात सामने आते हैं। आपने सुना होगा टाइटैनिक डूबने का वाकया, या फिर 2011 में जापान में एक सुनामी के बाद समुद्र से अजीब क्रिएचर निकलने का अफसाना। कहा जाता है कि जब भी ये मखलूकात सरफेस पर आती हैं, तो किसी तबाही का सिग्नल होता है। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई साइंस भी छुपी है? तो चलिए अब इन अफवाहों का सच जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर आती है और फिश के बारे में काफी अफवाहें हैं और लोग इसे अक्सर समुद्री अजदार भी कहते हैं। इसकी लंबी और पतली बॉडी और इसकी अजीब हरकतों की वजह से लोग इसे मिथ और पुरानी लेजेंड से भी जोड़ते हैं। चलिए पहले उन अफवाहों को देखते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर और फिश किसी साहिल पर आ जाए तो इसका मतलब है कि सुनामी या जलजला आने वाला है। जापान और फिलीपीन जैसे मुल्कों में ये अफवाहें बहुत आम है। कई पुरानी दास्तानों और सेलर्स की कहानियों में और फिश को एक बहुत ही अजीब और खतरनाक अजदार के तौर पर दिखाया गया है, जो बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबाने का सबब बनती थी। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल मखलूक है जो सिर्फ तब नजर आती है जब कोई बदनसीबी या तबाही आने वाली हो, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। और फिश एक आम सी मछली है और ये दुनिया की सबसे लंबी बॉनी फिश है, जो तकरीबन 36 फीट तक लंबी हो सकती है। ये मछली ज्यादातर गहरे समुद्र में 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है, इसीलिए ये ऊपर की सतह पर बहुत कम नजर आती है। और इनमें से जब कोई बीमार या मरने वाली होती है तभी पानी की सतह पर आती है। और साइंस में आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि और फिश और अर्थक्वेक या सुनामी के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि सुनामी से पहले कभी कभी ये मछली नजर आ जाती है। ये एक हार्मलेस फिश है जो छोटी मछलियों और प्लेटून को खाकर अपना गुजारा करती है। इसका स्कैरी लुक सिर्फ इसकी अनयूजुअल बॉडी और शेप की वजह से है। दूसरे नंबर पर है गिगांट स्क्विड। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया जब इसका सबसे पहला वीडियो कैप्चर हुआ। लोग इनको क्रैकन भी समझते हैं, एक ऐसा पुराना जानवर जो बड़ी बड़ी शिप्स को डुबाने वाला समझा जाता है। और तीसरे नंबर पर है फ्रिल्ड शार्क। इस अजीब शार्क का शिकार कभी भी सरफेस पर नहीं होता, लेकिन जब ये मरने लगती है तभी दिखाई देती है। समंदर से अजीबोगरीब क्रिएचर का सरफेस पे आना हर कोई इसको अलग अलग तरह से देख रहा है। कोई कह रहा है कि ये किसी बड़ी तबाही की निशानी है और कोई कह रहा है कि ये हमेशा से मौजूद थी, बस पहले हमने इनको नोटिस नहीं किया। लेकिन असल बात यह है कि इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है डीप सी माइनिंग। पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि समुद्र एक बहुत बड़ा और गहरा सिस्टम है। इसमें ऐसी कई क्रिएचर्स हैं जो हमेशा अंधेरे और गहराई में रहती हैं, लेकिन जब इनका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तो वो मजबूरन सरफेस पर आती हैं। आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज सिर्फ सरफेस लेवल पर ही असर डालता है? नहीं, समुद्र की गहराइयों तक इसका असर पहुंच रहा है। डीप सी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो वहां रहने वाले क्रिएचर के लिए इख्तिताम होने का सिग्नल है। ये क्रिएचर ठंडे और स्टेबल एनवायरनमेंट के आदी हैं। अगर इनका टेम्परेचर चेंज हुआ तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डीप सी क्रिएचर को ऑक्सीजन मिलने का तरीका अलग होता है। जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन डीप ओशन तक नहीं पहुंचती। इस वजह से वो क्रिएचर जो स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ सरवाइव करते हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बहुत सी स्पीशीज एक्सटिंक्शन के करीब हैं। डीप सी क्रिएचर का ज्यादातर खाना वो डेड फिश और वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो सरफेस से नीचे गिरता रहता है। लेकिन जब सरफेस का इकोसिस्टम ही तबाह हो रहा है तो डीप सी तक खाना पहुंचना भी कम हो गया है। मतलब डीप सी क्रिएचर को भूखा रहना पड़ेगा और इस वजह से कई स्पीशीज मर भी सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार समुद्र के पानी को एसिड बना रही है। आपको लगता होगा कि इसका असर सिर्फ सरफेस लेवल पर होगा। डीप सी कॉरल्स और शेल फिश पर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। इनके शेल्स और स्लेक्टॉन्स धीरे धीरे घुल रहे हैं और जब इनका निजाम तबाह होगा तो इन पर डिपेंड करने वाली कई स्पीशीज भी मर जाएंगी। डीप सी क्रिएचर हमारे समुद्र का अहम हिस्सा है। अगर हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कंट्रोल नहीं की, अगर हमने ओशन की हिफाजत नहीं की, तो ये अनोखी और पुरस्कार मखलूकात सिर्फ किताबों और कहानियों तक महदूद रहेंगी। और दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह जो इन क्रिएचर्स को गहराई से ऊपर आने पर मजबूर कर रही है वो है डीप सी माइनिंग। दुनिया भर में नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है जिसे डीप सी माइनिंग कहा जाता है। डीप सी माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें समुद्र के 3 से 5 किलोमीटर नीचे
सी बेड से वैल्यूएबल मटेरियल निकाले जाते हैं। ये मेटल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको निकालने का तरीका समुद्री इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, डीप सी क्रिएचर्स जैसे एंगलर फिश, डम्बो ऑक्टोपस और ज्ञान ट्यूब वॉर्म्स अंधेरे और प्रेशर वाली दुनिया में सर्वाइव करते हैं। जब माइनिंग के लिए सी बेड्स को खोदा जाता है तो ये क्रिएचर्स या तो मर जाते हैं या फिर अपने घर से बेघर हो जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नई स्पीशीज़ हैं जो अभी तक इंसानों ने देखी भी नहीं। जब माइनिंग होती है तो ये स्पीशीज़ ख़त्म हो सकती हैं। माइनिंग के दौरान सी बेड से धूल और मिट्टी निकलकर पानी में मिक्स हो जाती है, जिसे सेडिमेंट प्लम्स कहते हैं। ये ऑक्सीजन को कम कर देती है, कोरल रीफ्स और स्पंज को डैमेज करती है और इसके अलावा मैरीन फूड चेन को डिस्टर्ब करती है। डीप सी क्रिएचर साउंड और वाइब्रेशन को रिले करती हैं। जब माइनिंग मशीन का शोर समुद्र के नीचे तक जाता है तो वेल्स और डॉल्फिन का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, माइग्रेशन रूट्स बिगड़ जाते हैं, हंटिंग और नेविगेशन मुश्किल होती है। माइनिंग के दौरान जो मेटल और केमिकल्स निकलते हैं वो समुद्र में मिक्स हो जाते हैं और मैरीन लाइफ को पॉइजन कर सकते हैं। इसके अलावा फिशर्स और सी फूड इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि डीप सी माइनिंग की जगह लैंड बेस्ड रिसाइकलिंग और ग्रीन एनर्जी अल्टरनेटिव को प्रमोट करना चाहिए। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA को माइनिंग के रूल्स को और भी स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए और डीप सी लाइफ को बेहतर समझना ज़रूरी है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। डीप सी माइनिंग एक बहुत ही डेंजरस माइनिंग है। आज जो क्रिएचर्स हम डीप सी में देख रहे हैं और अगर माइनिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सिर्फ हिस्ट्री बुक में ही रह जाएंगे। क्या हमें टेक्नोलॉजी के नाम पर नेचर को तबाह करना चाहिए या हमें इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट में ज़रूर बताना।